Hi everyone, this is Meenu, your mathematics teacher. And bachcho, today I'm going to explain the example miracles of chapter number 3 of unit 3 gravitation included in your Candid physics class 9. Right? तो gravitation के numerical examples को explain कर रही हूँ. So let's start. First is calculate the gravitational force of attraction between two bodies of masses 25 kg and 45 kg separated by a distance of 20 मीटर. तो ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का. F इज इक्वल टू जी m1 m2 over r square. m1 m2 are different masses of different bodies. G is the gravitational constant and r is the distance between them. ठीक है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपने. जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू आप लर्न करोगे 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11. और बॉडीज़ के मासेस दे रखे हैं 25 kg 45 kg ऐसा यूनिट्स में है. तो एज इट इज़ आप मासेस की वैल्यू पुट कर दो ओवर आर स्क्वायर. डिस्टेंस इज 20 मीटर ऑल्सो इन ऐसा यूनिट. आर स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई 20. ठीक है, सॉल्व करोगे इसे यू विल गेट 1.88 मल्टीप्लाई 10⁻10 न्यूटन. फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन. तो ये तो सिंपली वैल्यूज पुट करनी है बस फॉर्मूला में. फर्स्ट इज सेकेंड इज इफ द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज सेपरेटेड बाय 1.5 किलोमीटर. डिस्टेंस दे रखा है 1.5 किलोमीटर. फोर्स दे दी है, डिस्टेंस दे दिया है. तो डिस्टेंस को पहले मीटर्स में चेंज कर लेते हैं. 1.5 मल्टीप्लाई 1000. ये हो गया आपका 1500. ठीक है, 1500 मीटर्स. मास ऑफ वन ऑफ द बॉडी इज 45 टन्स. देखो 45 टन्स को भी किलोग्राम्स में चेंज करो तो 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg होता है. तो 45 टन्स मतलब 45,000 kg. राइट. तो एस्टिमेट द मास ऑफ द अदर बॉडी. आपको m1 दी है, m2 फाइंड करना है आपने. यहाँ m2 दिया है, m1 फाइंड करना है, कुछ भी ठीक है. चाहे m1 फाइंड कर लो चाहे m2 फाइंड कर लो. मास ऑफ वन ऑफ द बॉडीज. ठीक है, कोई भी एक बॉडी का मास गिवन है, दूसरी बॉडी का मास अपने फाइंड करना है. m2 फाइंड करोगे तो भी यही फॉर्मूला रहेगा. m1 फाइंड करोगे तो भी यही फॉर्मूला रहेगा. एक का मास चाहे आप m1 एस्टिमेट कर लो चाहे m2 एस्टिमेट कर लो कि 45 टन्स है. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने m2 को 45 टन्स लिया है. आप m1 को भी लोगे तो आप m2 यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. राइट. तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर. यही फॉर्मूला है ना. यहाँ से अगर आपने m1 को एज्यूम कर लिया 45 टन्स तो m2 फाइंड करोगे तो भी F मल्टीप्लाई आर स्क्वायर ओवर जी m1 आएगा. जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, हाँ जी की वैल्यू ये रही. और साथ में है आपका दूसरा m. ओके ठीक है, m1 फाइंड किया. यहाँ पे m1 फाइंड किया जी आर स्क्वायर ओवर एफ आर स्क्वायर ओवर m2. ठीक है, m1 की फाइंड करें ना वैल्यू. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे f इंटू आर स्क्वायर ओवर जी इंटू m2. तो फोर्स इज गिवन 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁹. ये फोर्स हो गई. डिस्टेंस इज 1.5 किलोमीटर. किलोमीटर को मीटर्स में चेंज करना है. 1500 मल्टीप्लाई 1500. यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट 1.5 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके 10⁻³ लिख दिया बस. ठीक है, 1000 की प्लेस पे 10⁻³ लिख दिया. यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. आप 1500 मल्टीप्लाई 1500 लिखोगे तो भी ठीक है. अगर आप डायरेक्ट किलोमीटर को ऐसे मीटर्स में चेंज कर दोगे तो भी ठीक है. ओवर जी इंटू m2 है. जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड m2 टन्स को किलोग्राम्स में चेंज किया. यहाँ पे लिख लो 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg. तो 45 टन्स कितने kg हो गए? 45,000. तो 45,000 को भी 45 मल्टीप्लाई 10⁻³ लिखा है बस. राइट. तो इसे सॉल्व करोगे इट विल बी 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg. तो
10⁻³ है ना, इसे टन्स में चेंज करना है, तो 10⁻³ से डिवाइड कर दो, 6 टन्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे पेज नंबर था पेज 103 के। नेक्स्ट है आपके पेज 106 पे। अच्छा, पेज 106 पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यूरिंग फ्री फॉल पे बेस्ड हैं सारे। तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल देखो। जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल होती है, देखो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी नहीं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये आपने पढ़ी हुई है। सेकंड टर्म, ड्यूरिंग फ्री फॉल क्या होता है, कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकी जाए तो उस केस में हम उस चीज़ को इनिशियल वेलोसिटी तो देते नहीं है कोई भी, तो इनिशियल वेलोसिटी होती है ज़ीरो। ठीक है, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे जब गिरती है तो आप टेरेस पे खड़े होके कोई बॉल या कोई भी स्टोन छोड़ के देखो तो उसे आप वेलोसिटी नहीं दोगे, वो अपने आप जो है स्टोन नीचे आ जाएगा, है ना, जहाँ बॉल नीचे आ जाएगी। तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। तो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हम दे नहीं रहे, खुद ब खुद वो चीज़ नीचे, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो नीचे आ जाता है। तो इन केस फ्री फॉल के केस में इनिशियल वेलोसिटी होती है ज़ीरो, क्योंकि हम उस ऑब्जेक्ट को कोई भी वेलोसिटी नहीं प्रोवाइड करते, वो अपने आप नीचे आती है। तो सारी आप इन इक्वेशंस में u की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दो। और जो एक्सेलरेशन है ना, अब देखो कोई भी चीज़ नीचे गिरती है तो उसे क्या मतलब, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, अर्थ की ग्रेविटी ही उस चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो एक्सेलरेशन की प्लेस पे आप लिखोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण फ्री फॉल हो रहा है। और दूसरा डिस्टेंस, अब फ्री फॉल तो ऊपर से ही होगा, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे आएगा तो डिस्टेंस कवर्ड इस ऑब्जेक्ट का, इनिशियली यहाँ से फेंका गया ऑब्जेक्ट और यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, यहाँ से फॉल हुआ यहाँ तक पहुँचा, तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड है ये हमेशा हाइट के फॉर्म में आएगा ना। डिस्टेंस क्या होगा, हाइट ही होगी ना, कि ऑब्जेक्ट कितनी हाइट से नीचे आया है, ठीक है, या कितनी हाइट पे गया है ऑब्जेक्ट आपने फेंका है तो, राइट। तो डिस्टेंस कवर्ड चेंज हो जाता है हाइट में, और एक्सेलरेशन चेंज हो जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी में, एंड इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल की कंडीशन में हो जाती है ज़ीरो। तो यही चीज़ें पुट करनी है इन इक्वेशंस में। अब देखो ये इक्वेशंस क्या बनती हैं। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फ्री फॉल की कंडीशन में u ज़ीरो है, हम कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करते ऑब्जेक्ट को, ज़ीरो प्लस ए, एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लेना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड टाइम इज टी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू जी टी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही थी ना। अब देखो डिस्टेंस कवर्ड क्या लेना है हमने, हाइट, फ्री फॉल की कंडीशन में हाइट ही लेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट, u ज़ीरो है तो ये सारा टर्म ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो मल्टीप्लाई टी, सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, एंड एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड टाइम इज टी। ठीक है, ये टर्म तो ज़ीरो बन गई क्योंकि u ज़ीरो है, डिस्टेंस इज हाइट एंड एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड सेकेंड इक्वेशन बन गई अपनी ये वाली फ्री फॉल में। थर्ड है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें देखो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, तो ये टर्म ज़ीरो हो गई। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड डिस्टेंस कवर्ड इज हाइट। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन देख ली आपने, तो उन्हीं इक्वेशन पे बेस्ड हैं 106 के न्यूमेरिकल, पेज नंबर 106। फर्स्ट इज calculate the height from which a body falls if it has a mass of 2 kg and after 7 seconds it reaches the ground under the action of gravity। ठीक है, बॉडी का मास दिया है 2 kg, टाइम दिया है 7 seconds, एंड आपको हाइट फाइंड करनी है। अब जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है आपने। g की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है 9.8, ठीक है, 1/2 को 0.5 लिख लिया, आप 1/2 भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, 1/2 मल्टीप्लाई 9.8, साथ में टी स्क्वायर है, दैट इज टाइम का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7। तो इसे सॉल्व करोगे बच्चे, यू विल गेट द हाइट इज इक्वल टू 240.1 मीटर्स।
ठीक है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। सेकेंड इज अ बैग ऑफ कॉटन फॉल्स फॉर 3 सेकेंड। ठीक है, कॉटन का बैग है, 3 सेकेंड के लिए उसे फॉल किया है। पैक ऑफ आयरन फॉल्स फॉर 5 सेकेंड, और एक आयरन का पैक है, उसे 5 सेकेंड के लिए फॉल किया है। विच वन स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद हायर वेलोसिटी? इनमें से कौन सा बैग, कॉटन का या आयरन का बैग जो है वो हायर वेलोसिटी से जाएगा ग्राउंड की तरफ? ठीक है, तो अब देखो, द वेलोसिटी इन फ्री फॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ मास। ये अपने ऊपर वाला टॉपिक देखो एक बार, यहाँ पे एक नोट लिखा है ना, when an object is thrown up and finally returned to the ground, the following conditions apply. Final velocity with which the body reaches the ground depends only on the height for which the body is falling and not on the mass of the body. ठीक है, जो velocity होती है ना, वो फ्री फॉलिंग की कंडीशन में जो वेलोसिटी है वो मास पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, हाइट पे डिपेंड करती है। तो यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। यही लिखा हुआ है, वेलोसिटी इन फ्री फॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ मास। मास पे डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ आयरन क्या होगी? जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो कन्वर्ट किस में हुई थी? इनिशियल वेलोसिटी 0, तो v इज इक्वल टू जी टी में। यही बनी थी ना इक्वेशन, एक्सेलेरेशन की जगह पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज करते हैं। तो v इज इक्वल टू जी टी वाला इक्वेशन आपने यूज करना है फर्स्ट। टाइम आपको गिवन है, g की वैल्यू 9.8 रहेगी। ये वेलोसिटी ऑफ आयरन फाइंड की, आयरन के केस में टाइम 5 है। ठीक है, जी टी मतलब 9.8 मल्टीप्लाई 5, 49 मीटर पर सेकेंड। और कॉटन के केस में टाइम 3 सेकेंड है, तो 9.8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा हुई फिर? आयरन की। देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ कॉटन। ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि जिस चीज़ का मास ज़्यादा है, जो चीज़ भारी है, वो जल्दी नीचे आएगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो मास के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करती, ओनली हाइट पे डिपेंड करती है फ्री फॉल कंडीशन में। तो आपने मास या वेट कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपने हाइट देखनी है। हाइट आपको गिवन नहीं है, तो आप वेलोसिटी डायरेक्ट निकालोगे जीटी का फॉर्मूला लगा के। थर्ड इज, a ball is dropped from the top of a building, find the distance through which it falls in 4 seconds. एक बॉल बिल्डिंग की टॉप से ड्रॉप की गई है, फाइंड द डिस्टेंस थ्रू विच 4 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस, मतलब नीचे तक कितनी हाइट नीचे आ जाएगी बॉल इन 4 सेकेंड्स। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रहेगी, फ्री फॉल की कंडीशन है। थर्ड इक्वेशन यूज करो, सेकंड सॉरी, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन यूज करनी है आपने, हाइट निकालनी है। जी इज 9.8, टाइम इज गिवन 4 सेकेंड। ठीक है, सिंपली वैल्यूज पुट कर दो। 78.4 मीटर जो बॉल है वो 4 सेकेंड में नीचे आ जाएगी बिल्डिंग से। नेक्स्ट देखो, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर एंड देन फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। अब इस केस में स्टोन को थ्रो किया गया नीचे से, तो इस केस में हम u को 0 नहीं लेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है स्टोन को फेंकने के लिए। 20 मीटर की हाइट तक स्टोन गया। सपोज करो यहाँ से किसी ने फेंका स्टोन, 20 मीटर की हाइट तक गया, इस पॉइंट पे जाके फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। इस पॉइंट पे 20 मीटर की हाइट पे जाके यहाँ पे स्टोन रुकेगा ना, फिर ही नीचे आएगा। तो इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। जब स्टोन नीचे आएगा तो वही वेलोसिटी एक्वायर करेगा जितनी इनिशियल थी। ठीक है, एट दिस पॉइंट फाइनल वेलोसिटी इज 0, बट जब स्टोन यहाँ से नीचे आता है तो किस वेलोसिटी से आता है? जितनी हम इनिशियल वेलोसिटी से प्रोवाइड करते हैं। तो नीचे आने में भी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी लेगा वो, जितनी, सॉरी 20 नहीं, 20 तो हाइट है ना, इनिशियल वेलोसिटी तो निकाल लेंगे हम। जितनी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे वही फाइनल वेलोसिटी से वापस आएगा, लेकिन इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ये याद रखना आप। अब इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है आपने, u फाइंड करना है। ठीक है, इस केस में u 0 नहीं है, u फाइंड करना है आपने। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, वो थी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यही थी ना। लेकिन इस केस में हम v की जगह पे u लेंगे, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, v 0 है, तो यहाँ पे हम u लिखेंगे। ठीक है,
यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, जी की वैल्यू 9.8, अच्छा जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करनी है। तो आप 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 20, हाई 20 है ना, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 20, ये यू स्क्वायर की वैल्यू है, यू निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो जितनी हाइट है उतनी उतनी ही वेलोसिटी आई है अपनी। तो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से स्टोन ऊपर जाएगा और उसी वेलोसिटी से नीचे आएगा, लेकिन इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी 0। तो सेकेंड इज टोटल टाइम टेकन फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। तो कितने टाइम में ऊपर गया और कितने टाइम में नीचे आया। अब देखो जितने टाइम में वो ऊपर जाएगा ना स्टोन, उतने टाइम में नीचे आएगा। ये टाइम भी सेम होता है ऊपर और नीचे का, और वेलोसिटी भी सेम होती है, इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है, तो आप ऊपर जाने तक का टाइम निकालो, उसका डबल कर दोगे तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन इकट्ठा टाइम आ जाएगा दोनों का। तो फर्स्ट इक्वेशन थी u इज इक्वल टू जी टी। यू हम फाइंड कर चुके हैं 20, 20 को जी हमने 10 यूज़ करना है ना, 20 को 10 से डिवाइड करोगे 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लिए उसने ऊपर जाने में, अपवर्ड मोशन में 2 सेकेंड लिए, डाउनवर्ड मोशन में भी 2 सेकेंड लेगा, टोटल टाइम इज 2 + 2 4 सेकेंड। देन इट्स फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मैंने बोला था आपको कि जितनी वेलोसिटी से नीचे से फेंका जाता है कोई स्टोन, उतनी ही वेलोसिटी से वो वापस आता है। तो फाइनल वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। Fifth is a ball is thrown vertically upwards with an initial velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। इस केस में भी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो पहले सब में यूज़ किया था। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, जी की वैल्यू 10 लेनी है आपने। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू, यही यूज़ करो ना, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो यहाँ से h क्या आएगा, यू स्क्वायर ओवर 2g। ठीक है, तो u इज़ 50, 50 का स्क्वायर 50 मल्टीप्लाई 50 ओवर 2g, 2 मल्टीप्लाई g इज़ 10। तो हाइट इज़ 125 मीटर्स। नेक्स्ट है टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। कितने टाइम में मैक्सिमम हाइट तक वो बॉल जा सकती है। तो u इज़ इक्वल टू ई टी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, जी की वैल्यू लगा दो और टाइम टेकन इज 50 ओवर 10 5 सेकेंड। जैसे हमने इस केस में 2 सेकेंड, ऊपर वाले सब में 2 सेकेंड फाइंड किया था ना। ठीक है, वैसे ही आपने इस केस में 5 सेकेंड फाइंड किया है, क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी 50 आई है, उसमें इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, 20 ओवर 10, इसमें 50 है तो 50 ओवर 10 5 सेकेंड्स। लास्ट इज सिक्स सम। द रेडियस ऑफ द मून इज 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। मून का रेडियस दे दिया है, मास ऑफ द मून इज टेकन एज, अच्छा मून का मास दे दिया है, मून का रेडियस दे दिया। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, कि मून के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी। अच्छा, ऑन द सरफेस ऑफ द मून डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ मास विल सेम एज द रेडियस। सरफेस ऑफ द मून द डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ मास विल बी द सेम एज रेडियस, वो तो पता ही है कि रेडियस है अपना 1.74 10⁻6 मीटर, इसी को हम डिस्टेंस लेंगे। जितना मून का रेडियस है उतना ही डिस्टेंस लिया जाता है। मास ऑफ द मून इज गिवन विद द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी की वैल्यू ये लर्न करनी होती है आपने। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है ना, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने का, जी इज इक्वल टू यू एम ओवर आर स्क्वायर, ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा, एस्टिमेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये देखो पेज नंबर 104 पे एस्टिमेशन ऑफ जी के लिए कौन सा फॉर्मूला है, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई किया। अर्थ के केस में हम अर्थ की मेजरमेंट लेते हैं, ये मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, अब मून के केस में हम मून की मेजरमेंट लेंगे, मून का रेडियस एंड मून का मास। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन हम मून के केस में मून की मेजरमेंट्स लेंगे। तो g इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये वैल्यू आपको लर्न करनी है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11। ठीक है, तो नेक्स्ट है मास, मास ऑफ द मून इज 7.35 मल्टीप्लाई 10⁻22
और आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस, इसका स्क्वायर है, ये टर्म 2 बार मल्टीप्लाई होगी डिनोमिनेटर में। तो आगे सॉल्व किया होगा इन्होंने। सी जी इज इक्वल टू 6.73, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास है, नीचे रेडियस का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कैसे करना है आपने, 6.73 को ना 7.35 से मल्टीप्लाई करना, नीचे लिखो 1.74 मल्टीप्लाई 1.74, 2 बार आई है ना ये टर्म। 10 रेज टू द पावर इकट्ठी कर दो, 10 रेज टू द पावर या -11 है, साथ में है 10 रेज टू द पावर 22 और ओवर में है 10 रेज टू द पावर 6 टू ज़ा 12। इंडिसेस पढ़ा है ना, पावर मल्टीप्लाई होती हैं जब ऐसे ब्रैकेट में आती हैं अंदर बाहर। तो ये देखो यहाँ से इस टर्म को अलग से सॉल्व कर लेना। 10 रेज टू द पावर देखो -11 प्लस 22, ये ऊपर बन जाएगी 10 रेज टू द पावर 11 बची, 22 में से 11 माइनस होगा ना। पार्स जब बेसिस सेम हो तो पार्स ऐड होती हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो पार्स सब्ट्रैक्ट होंगी। 10 रेज पावर 11 रहा, नीचे 10 रेज पावर 12 है, इसका मतलब एक 10 नीचे बचेगा। 10 रेज टू द पावर 11 पावर तो कैंसिल हो गई, 1/10 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, ओनली 1/10 बचेगा। तो इस टर्म को सॉल्व करना, साथ में मल्टीप्लाई 1/10 आएगा आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे सॉल्व करोगे तो 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सारे 10 तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, नीचे बस एक 10 बच रहा है, तो वो भी मल्टीप्लिकेशन में एडजस्ट होगा। 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। वैसे भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून होती है ना, अर्थ से 1/6 होती है। अर्थ पे क्या है 9.8 है ना, उसका 1/6 पार्ट, इसे 6 से डिवाइड करो आप, क्या आता है 6 1 ज़ा 6, 3 8, 6 6 ज़ा 36, 2 0, 6 3 ज़ा 18, तो ऐसा समथिंग। मतलब वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होती है ग्रेविटी ऑन द मून। तो ये थे आपके ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स। आई थिंक एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स शायद ख़त्म हो ही चुके हैं। एक लास्ट चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो उसके न्यूमेरिकल सिंपल सिंपल है, ओम्स लॉ लगा है, बस 1-2 फार्मूलाज हैं, वो सिंपल है, वो आपको समझ आ ही जाएगी, उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, बाकी जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं सारी सॉल्व हैं, प्लेलिस्ट पे चेक करो जाके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।